अब बताओ भाई, राधे राधे, मामला हुआ कुछ सही क्या नहीं हुआ? अब हमें लग रहा है मामला सही है। देखो जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, काम सही है? सही है सर, आ जाओ। सही है, सही है, सही है, सही है। तो कल हमारे पाई चार्ट वाले सवाल पहुंच गए थे कितने पर? कल 39 तक करवा दिए थे। आज 39 से आगे बढ़ना है। किया था किसी ने 40 से 44 वाला क्वेश्चन? किसने किया, जल्दी बताओ। 40 से 44 वाला क्वेश्चन। सवाल है कि नीचे दिए गए ग्राफ पाई चार्टों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो ग्राफ बने हैं, दो पाई चार्ट बने हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से, एक जे हो गया और एक जे हो गया। ठीक है, एक है 1997 के लिए, दूसरा 1998 के लिए। जे 1997 के लिए है, जे 1998 के लिए है। 1997 कर्मचारियों की जो कुल संख्या है, कर्मचारियों की कुल संख्या 42,000, ठीक है, 980 है, ठीक है। और 1998 में कर्मचारियों की कुल संख्या 48,000, ठीक है, 640 है, ठीक है। देखो यही है। तो लिखा है किसी कंपनी के दो अनुक्रमिक वर्षों का मतलब होता है लगातार, जैसे 97, 98। दो अनुक्रमिक वर्षों में विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों का प्रतिशत, कर्मचारियों की कुल संख्या ये दी है। जैसे यहाँ पर कर्मचारी हैं अलग अलग, ABCDEF, ठीक है। ABCDEF, ABCDEF, ये विभिन्न प्रकार के कर्मचारी हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग मयंक पंथ, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो लिखा है A 20% है, ठीक है, B तुम्हारा 6% है, C तुम्हारा 10% है, D 15% है, ठीक है, E 27% है और F 22% है, ठीक है। ऐसा 1997 के कर्मचारियों की संख्या दे दी। टोटल संख्या 42,980 है, जिनमें सभी का जी परसेंटेज दे दिया कि इतने इतने परसेंट में हैं ABCD, 4 प्रकार की कर्मचारी, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो, 1998 में भी यही कर्मचारी हैं, लेकिन इनके परसेंटेज पे थोड़े थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ABCDE और F, ठीक है। अब इनके परसेंटेज बदल जाते हैं। A पहले 20 था तो अब 22 हो गया, ठीक है। B 6 थे तो अब 10 हो गए, ठीक है। J 11 हो गए। जो D वाला है वो 9% है, ठीक है। E 27% और F 21%, ठीक है। देखो अब ध्यान से, ये दो तुम्हारे सामने चार्ट दिए हैं, ठीक है। इनको देखो ध्यान से।
एक 97 का और एक 1998 का। 97 की 42,980 है, 98 की 48,640 है। जे इनकी परसेंटेज दी है। ठीक, अब पहला सवाल है 1997 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारी युगल 1997 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारी युगल, ठीक है, की कुल संख्या 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या के लगभग समान थी। क्या पूछा जी? इनका कहना है कि 1998 में ए टाइप के जितने कर्मचारी हैं, तो बोले 1997 ऐसे कौन से दो कर्मचारियों का टोटल किया जाए कि उनके एक के बराबर हो जाए। 1998 के ए के बराबर 1997 के कौन से दो कर्मचारियों का टोटल है, जिस सवाल में कहा गया। देखो फिर ध्यान से पढ़ो। 1997 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारी युगल की संख्या, मतलब ये कर्मचारी युगल मतलब दो, कौन से दो ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी संख्या 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या के लगभग कैसी थी, समान थी। जी इन्होंने पूछा है कि इनके कौन से दो कर्मचारियों की युगल संख्या 1998 के ए कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी। तो देखो 1998 में ए कर्मचारी की संख्या निकालना पड़े तो 48,640 टोटल हो गया, और ए का परसेंटेज कितना है 22, ए का परसेंटेज 22। तो ये 1998 में ए के कर्मचारियों की संख्या आ गई। और इन्होंने पूछा है, सुंदरम राजा कह रहा है ई और बी, गलत है तुम्हारा ई और बी, देखो ध्यान से। तो 1998 में ये 22% ए वाले आ गए, और उन्होंने पूछा है कि 1997 के कितने होना है, तो 1997 के 42,980, ठीक है, गुणा हमें पता नहीं है तो हमने परसेंटेज मान लिया एक्स, और एक्स का जो परसेंटेज आएगा उसको हम देखेंगे किन के बराबर है। ठीक है, फिर एक बार सवाल ध्यान से पढ़ लो, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ लो। क्या है सवाल की लाइन में? सवाल की लाइन ये है कि 1997 में, देखो 1997 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारी युगल कौन से दो हैं, हमें पता नहीं, हमने उनका परसेंटेज एक्स मान लिया। एक्स का जो भी मान आएगा वो उन दोनों के टोटल के बराबर आएगा, और एक साथ दो लिखा है लगभग आएगा बराबर, ठीक है, एकदम नहीं आएगा, लगभग बराबर आएगा। तो 97 की टोटल संख्या ये है, वे जो दो ही हैं जो पूछे हमसे, माना कि उन दोनों का टोटल एक्स, हमने मान लिया, माना उस युगल जो दो हैं उस युगल का योग बराबर एक्स मान लिया हमने, दोनों का योग कितना मान लिया, एक्स मान लिया। जो दो युगल पूछे जा रहे हैं टोटल 42,980, उन दोनों युगल का टोटल हमने एक्स मान लिया, बटे 100 हो गया। और यहाँ पे कहा था हमने कि 1998 के ए प्रकार के कर्मचारियों के लगभग बराबर है, तो हमने तुम्हें लगभग बराबर कर दिया। अब बस इसे आ जाओ, इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो 100 से 100 कट गए हैं, 0 से 0 कट गए हैं, ठीक है। और क्या किया जाए, 2 से काट दिया जाए, काट दो, 2 से 11 बार कट गए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नाम 18, ठीक है। और कोई मामला? अब तो संख्या कट नहीं रहे हैं। अब जैसे हमें x की वैल्यू याद करना, इनका भाग लगाना है, तो x बराबर इनका गुणा कर दो, 11 चौक 44, हाथ लाइन 4। देखो एक काम कर सकते हैं, जब हमसे उन्होंने लगभग पूछा है तो एक बार हम लगभग में और काट सकते हैं, 2000 है, 1000 का भाग और आसान हो जाएगा, इतनी सी बात है, ठीक है, परेशान हो। 11 चौक 44, 11 छक्का 66 और 4 कितने हो गए, 70 हो गए, हाथ लाइन 7 आ गई। 11 88 और 7 कितने हो गए, 95, हाथ लाइन 9 आ गई। 11 44 और 44 9 कितने होते हैं, 53, सही है, 44 9 53, बटे में क्या आना है, 2149, बस 2149 का भाग लगाना 53,504 में। तो 2 का लगा दो, 2 का 5 में लगाओ, 2 दूनी 4, 2 का जाएगा, 2 नाम 18, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 दूनी, ठीक है। 2 बचे, 5 बचे, कुछ 0 बचा, तो यहाँ पर कितने बचे, 1 बचे, अंक उतार लिए हमने 4 के।
2 पंचे 10, लगभग 5 बार जा रहा है, लगभग 5 बार जा रहा, तो कितना आ जाएगा, लगभग 25% बनना चाहिए, पूरा नहीं जा रहा, लगभग देखो 5 बार जा रहा, तो लगभग 25% होगा। अब यहाँ पे देख के बताओ इनमें कौन से दो ऐसे युग्म हैं जिनका टोटल 25% के बराबर हो जाए, कौन से दो ऐसे युग्म हैं, तो देख लो 15 और 10 कितना होता है 25, तो वो युग्म कौन सा होगा, वो युग्म होगा डी एवं सी। ये दो युग्म होंगे जिनका टोटल 1998 के एक कर्मचारियों की संख्या की लगभग बराबर होगा, सी और डी। रितेश परिहार बिल्कुल सही कहा तुमने, सी और डी आंसर होगा। बोलो बात समझ में आई? थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी का तुम्हारे लिए तो बहुत है गुणा भाग करने के लिए, लेकिन क्या कर सकते, जो है जो आ जाएगा यही तुम बताना चाहते हैं। तुम्हें सब टाइप के सवाल बताना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि कैलकुलेशन भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सवाल समझो, पहला वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब सवाल नंबर 40 आपका डन। अब बताओ किसी को कोई समस्या, शंका, समाधान? सुंदर राजा का था ई और बी आ रहा था, क्यों भाई 27 और 6 33 हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करने पर 25% आ रहा है, कैसे मानेंगे? क्यों भाई ऐसे कैसे? छापो छापो जल्दी। चलो सवाल नंबर 41 है, 1997 से 1998 तक, 1997 से 1998 तक निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारियों के मामले में परिवर्तन अधिकतम था? 97 से 98 में सब प्रकार के कर्मचारी देखने हैं और देखने हैं कि इनमें से कर्मचारियों में परिवर्तन किस में अधिकतम था, किस में अधिकतम था, जी हमें बताना है 97 से 98। तो ध्यान, जैसे एक अंदाज चलें, ई पहले भी 27% थे, अब भी 27% है, ये 22% थे, इनमें 1% को परिवर्तन आओ, ये 20 है 22 होगा, 2% को परिवर्तन है, ये 6 हैं वे 10 हो गए, 4 का अंतर है, ये 10 हैं वे 11 हैं, 1 का अंतर, ये 15 से घट के 9 आ गए, 6 का अंतर। लेकिन ऐसे परसेंट से परसेंट देख के सही आंसर नहीं माना जाता है। रमन कह रही बी का, हाँ बी का सही है, बिल्कुल सही है। देखो ऐसे तुम देखोगे तुम्हें लगा अरे डी का बहुत अंतर आ रहा है, 15 थे 9 हो गए, अब इनका परसेंटेज निकाल के देखना है, वो माना जाता है सही, ठीक है। तो हमारी नजर में 2 आ रहे हैं, कौन कौन से? एक तो तुम्हें दिख रहा है डी वाले का और एक दिख रहा है बी वाले का, और तो सब 1-2 है। मान लो ऊपर ही से दूर से देखने पर पता चल रहा है कि उनमें 1-1 2 का परिवर्तन हुआ है, लेकिन डी वाला और ई वाले ऐसे हैं, डी और बी, ये 2 ऐसे हैं कि 15 से लेके 9 होगा, इनका 15 से लेके 9 पे पहुंची गाड़ी, और बी की 6 से लेके 10 पे पहुंची, ठीक है। अब जल्दी बताओ इनकी कितनी कमी हुई? परिवर्तन दोनों प्रकार के होते हैं, प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। कमी है तो भी परिवर्तन कहलाता है, वृद्धि हो तब भी परिवर्तन कहलाता है। 15 से 9 पे आ गए, कितनी कमी भाई? साफ 6 की कमी भाई। हमने परसेंटेज पढ़ा है, बटे में हमेशा प्रारंभिक लिखा जाता है। 97 से 98 परिवर्तन निकालना है तो बटे में हमेशा 97 आता है और गुणा करते हैं 100, ऐसे आते हैं प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन ऐसे निकाला है कि जितना परिवर्तन होगा वो ऊपर नीचे हमेशा प्रीवियस ईयर का। 97 से 98 हम परिवर्तन देख रहे हैं, भले इनकी कमी हो रही तो वो भी तो एक परिवर्तन कहलाता है। 15 से 9 पहुंच गए, 6 की कमी भाई, बटे 15 गुणे 100, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, तो इनमें 40% का परिवर्तन हुआ।
इसमें 40% का परिवर्तन हुआ। और यहाँ देखेंगे हम 6 से 10 हो गए, मतलब 4 की वृद्धि हो गई, बटे में 6 आ जाएंगे, गुणा 100 आएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 200 बटे 3 को कहते हैं 66 सही 2/3%। तो हम देख रहे हैं कि बी वाले में अधिक परिवर्तन हुआ, बी वाले में अधिक परिवर्तन हुआ। ए व डी वाले में तो मात्र 40% का परिवर्तन हुआ था। ठीक है, बताओ जल्दी, अब मामला डन है कि नहीं है? ठीक है, और में तो बराबर 1-1% हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो ऊपर तौर से मोटे मोटे दिखेगा साहब। एक आपका डी है जो 15 से लेकर 9 पे आया, और बी है जो 6 से लेकर 10 तक पहुंचे। तो देखने में डी लग रहा था, लेकिन जब निकाला तो देखो बी आंसर आया। सर समझ नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तो सारी बातें थोड़ी समझ में आएंगी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो यार। चलो देखो, सब कुछ करो जैसे डी है, परसेंटेज में भूल जाओ, क्यों परसेंट से परसेंट पता। एक बात दिमाग में आ रही है, सर जे क्यों नहीं माना गया कि जे 15 हैं और जे मान लो जे हैं, जे इसलिए नहीं माने गए कि उनकी संख्या अलग अलग थी। देखो यहाँ 42,000 और यहाँ 48, हमने कल भी कहा था जब टोटल संख्या अलग अलग हो तब आप केवल परसेंटेज बेस पे इनका डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। यदि संख्या दोनों में समान होती तो हम कह सकते कि इनमें सबसे ज्यादा परिवर्तन आया। जी हम देखते, ठीक है, जे 15% थे अब 9% रह गए, 15% थे 9% रह गए। बताओ कितनी कमी भाई? 6 की कमी भाई। और पूरा परसेंटेज चैप्टर पढ़ा मैथ में, बताओ 6 की कमी भाई। 97 से तुलना करना तो बटे में 97 के लिखे जाते हैं, गुणा 100 कर दिया। मतलब डी वाले पार्ट में, डी वाले कर्मचारी में 40% की कमी भाई, डी वाले में 40% की कमी भाई। और इधर आते हैं कि जो बी वाला पार्ट है आपका, इधर थे 6 और इधर होगा 10, मतलब 4 की वृद्धि भाई। कब? 97 से तुलना करना है तो बटे में 6 और गुणा 100 सोल्व कर दिया। इनमें 66 सही 2/3% की वृद्धि हुई। 27 और 15 क्यों नहीं होगा? 27 और 15 कहाँ भाई? 17 से 15, 27 से 15। सवाल पढ़ो ध्यान से। सवाल लिखा है, सुन लो एक बार और। 1997 से 1998 तक निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर्मचारियों के मामले में परिवर्तन अधिक था? हमें 97 से 98 तक के कर्मचारियों की तुलना करना है। 27-15 तो एक ही साल की नहीं हो गई। ई कर्मचारी इधर 27 है और इधर भी 27, तो इनमें परिवर्तन कितना है? इनमें 0 है यार। परिवर्तन 97 में कितने थे, 98 कितने हो गए? कम है या ज्यादा हो गए? इसको परिवर्तन कहते हैं। तो बताओ, ई तो पहले भी 27% थे, अब भी 27% है। बताओ इनमें चेंज हुआ क्या? परिवर्तन चेंज कहलाते हैं, इनमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो इनका तो सबसे कम है और हमसे पूछा है सबसे अधिक बताना है। सबसे अधिक जी देखे, जे 22 हैं और जे 21 हैं, तो मात्र 1 का अंतर है, तो हमने छोड़ दिया। इनमें 2 का अंतर छोड़ दिया। इसमें हमें 4 का अंतर देखा और इसमें हमें 6 का अंतर देखा, तो इनका हमने परसेंटेज निकाला तो पता चला बी वाले में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ। अब आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई हो समझ में तो एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ो, कहीं ना कहीं तुम सवाल को पढ़ने में सही नहीं पढ़ रहे हो, समझ नहीं पा रहे सवाल क्या कहना चाहता। ठीक है, आ जाओ। और किसी को कोई दिक्कत है बताओ? और किसी को कोई समस्या परेशानी? बच्चा पार्टी बोलो बोलो। नहीं, चलो ठीक है, तो फिर चल तो आगे मामला बढ़ाते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 42 है, 1997 और 1998 में बी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में अनुपात क्या लिखा है? अनुमानित अंतर कितना था? आ जाओ। दोनों में बी प्रकार के कर्मचारियों में अनुमानित अंतर बताना है। क्या? 97 बी प्रकार के कितने कर्मचारी? 98। क्वेश्चन 42 का आंसर अच्छा आ गया है 2285। गलत है। क्या करते रहते तुम बच्चा पार्टी? 4 दिन बाद भी योगेश ग्वाला कल भी ऐसे में काम करे थे, आओगे उल्टा सीधा करोगे, बस फिर कहोगे साहब हमसे गलती हो गई।
देखो भाई 1997 और 1998 में बी प्रकार के कर्मचारी 1997 42,980 हैं। हमसे बी प्रकार के कर्मचारी पूछ रहे हैं कितने हैं बी प्रकार के कर्मचारी 6% हैं। तो जे तो आ गए 1997 बन के आ गए, जे 1997 के हो गए। 1998 के देखो इनकी संख्या 48,640 और इनमें बी टाइप के कर्मचारी कितने हैं 10%। दोनों की संख्या निकालना है और इन्हें घटा देना है, बस इतना काम करना था। 0 से 0 कट गए, बढ़िया 6 का गुणा कर लो 10 को भाग आसानी हो। इतने प्रेम से दोनों 0 कट गए, जनसंख्या 4,864 आ गई बिना किसी परेशानी के। 6 का गुणा करो 6 8 48 की 8 हासिल आई 4, 54 4 58 हासिल आई 5 और 6 दूनी 12 5 17 हासिल आई 1, 6 चौके 24 1 25 और 10 के भाग लगाने मतलब 1 अंक बाद दशमलव और 2778.8 का मतलब होता है 2578.8 का मतलब होता है 2579। इनका डिफरेंस निकालना है। ले साहब घटाना भी नहीं आ रहा, क्या होगा जिसका तुम लोग हैं क्या करोगे मेरे भाई। 14 है 9 चले गए 5 बचे हासिल आई 1, घटाएं कक्षा एक वहीं बताएं प्राइमरी की तरह बताएं। देख 4 के माने 14, 14 9 चले गए 5 बचे हासिल आई 1। हमारे गुरु जी ने नीचे जोड़ो हासिल 8 हो गए, 16 में से 8 चले गए 8 बचे हासिल आई फिर 1, 6 हो गए तो यहाँ पर 2 बचे। वो सही आ रहा रे 2285 सही तो है योगेश भाई, क्या बात है यार। हमें तो ऐसे ही सुना दी। ओ वाह कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में हो जाता है। 42 सही है 42 का पहला ही सही है। तो किसी की किस्मत में सुनना है तो सुन लो, कभी कभी सही पे भी सुनना पड़ती है। कोई सही है। चलो हम अपने शब्द वापस लेते हैं। हमने तुम्हें सुना दी फाल्टू, तुम्हारा सवाल एकदम सही था। जल्दी बताओ बच्चा बाड़ी, और सबका क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। सीधा सीधा सवाल था 97 के बी टाइप के कर्मचारी और 98 के बी टाइप के कर्मचारी का अंतर कितना है 2285 का अंतर है। बोलो 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 सही है। सवाल नंबर 43 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी। कोई नहीं सर जी, चलो हमने ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा लगा सर इसका आंसर चौथा आना है, सुमने सुना डी। ठीक है 85 दिख रहा था, ध्यान नहीं रहा। आजा 43 है यदि 1999 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी तो कंपनी में उनका अनुमानित प्रतिशत कितना रहा। डी प्रकार देखो वैसे तो 1998 की बात हो रही कि 1998 में डी प्रकार के कर्मचारी इन्होंने बोल दिया अनुमानित 5000 हैं। हमें पता नहीं है, इन्होंने बोल दिया कि डी प्रकार के कर्मचारी अनुमानित 5000 हैं 1998 में। आ जाओ ध्यान से 1998 में डी प्रकार के कर्मचारी अनुमानित 5000 हैं तो हमें उनका परसेंटेज बताना है। तो डी का परसेंटेज बताना है तो उनका 5000 हैं 1998 में, तो परसेंट तो हमेशा टोटल से निकाल दे। डी प्रकार के कर्मचारी 5 हैं और 1998 में टोटल जनता पार्टी 48,640 है और परसेंट के लिए 100 का गुणा करते हैं। 1 0 से 1 0 कट गए। देखो ध्यान से ये 5000 हैं, ये 4864 हैं। एक कॉमन सेंस लगाओ, लगभग 5000 के बराबर नहीं है, लगभग 5000 के बराबर नहीं है, काट दो, एक बार कट गया 10% आंसर आ जाए। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये 5000 के आसपास हो रहा है, काट दो, लगभग की बात है क्योंकि 10% है। और ऑप्शन में देखिए 12 है, 12 के लिए मामला काफी दूर चला जाएगा। 12 नहीं आ सकता, विश्वास नहीं चलेगा, करके देख लो। 4864 का भाग लगाना है, चलो 4 का भाग लगा, चलो 1000 के आसपास बनाते हैं, काट के बताते हैं। चलो तो पूरे क्लियर करते हैं, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 1 0, एक इधर का 0। अब 1216 का तुम आसानी से भाग लगा सकते हो।
1250 और 1 जीरो और 12 16 एकम 12 16 हो गए। ठीक है, कितने बचे 4, 3 हो गए। अंक उतारे जीरो का। देख लो, अंक उतारने के बावजूद ही भाग नहीं जा रहा है तो क्या कहते हैं, भागनाष्टक की बिंदी। लो लगभग कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक है, वैसे हमने ऐसे सोच लिया था कि ये 5000 है, ये भी 5000 के आसपास है, काट दो, सीधा सीधा 10% हो जाएगा। तो दोनों बातें होती हैं, तुम्हें जैसे समझ में आ जाए, जिसका दिमाग चल जाए कॉमन सेंस वैसे लगा दो। नहीं है, लेबर पार्टी के लिए ऐसे काम बना है, बढ़िया गुणा करो, बढ़िया भाग करो। और हमें तो ये भी दिक्कत है, जब तुम वैसा नहीं सोच पाओगे तुम भागनाष्टक की बिंदी भी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, क्यों, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, फिर तुम्हारा मामला फंसेगा एक पे, तो ढूंढोगे इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। चलो सवाल नंबर 44, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अनुमान के 10% है अनुमानित। यदि इनकी संख्या 48,640 है और डी प्रकार 5000 है तो देखो अंदाज लगा लो यार, 50,000 से 5000 10% के बराबर हुआ है। टाइप 4 फिनिश हो गया। टाइप 4 में मजा ले लो, जे वाला नहीं बता कि हाँ इसके पूरे हो गए, टाइप 4 के फिनिश हो गए। क्यों भाई अंकित, हमें इस कठिन सवाल में फंसा के तुम लोग बढ़िया टाइप 4 का मजा ले रहे। वाह रे वाह, वाह रे वाह संसार। आ जाओ सवाल नंबर 44, 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 97 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने % है। अब की परसेंट निकालना है। एक सवाल में दोनों सालों के बी प्रकार के कर्मचारियों का अंतर निकाला था, अब दोनों में से ए प्रकार के कर्मचारियों का परसेंटेज बताना है कि 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने % है। तो चलो भाई 1998 में ए प्रकार के कर्मचारी कैसे निकालें, 48,640 गुणे 21/100, ऐसे ही तो निकला ही निकला है। ये ए प्रकार के कर्मचारी होगा 1998, 97 कैसे निकले, 42,980 गुणा ए प्रकार कितने हैं 20 और बट्टे में 100। ठीक है, ये इनके आ गए। अब उन्होंने ये कहा है 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1997 के ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या से इनका मान निकालना है और इनसे तुलना करना। देख लो साहब साहब, 1998 का पूछा जा रहा है, 1997 से तुलना कर रहे हैं। 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, 1997 के ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या से कितने % है। हाँ मणि देख लिया, 1998 22 से गलती हुई। चलो निकाल दो परसेंटेज। कैसे निकालते, 48,640 गुणे 22/100, जिसका निकालना होता है उसे ऊपर, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे। ठीक है, गुणा 20/100 और गुणा 100 करते हैं परसेंटेज का। हमने पहले ही कहा था जितना पूरा ग्राफ केवल 3 टॉपिक पे चलता है, परसेंटेज, औसत, अनुपात, समानुपात और बचपन की जोड़ घटाओ। बस 100 से देखो 100 कट गए, 1 जीरो से और 1 जीरो कट गए। ठीक है, 2 से काटने बढ़िया 10 हो गए, 2 से काट लो जी 11 हो गए, 10 से बढ़िया 1 और जीरो काट दो। अब मामला इतना सा है कि इनका इनमें भाग लगाना गुणा करके, और कुछ नहीं है। और काटना हो तो और काट लो। चलो बच्चे कितने, 4 8 6 4 गुणे 11 गुणे 10 गुणा 10 और बटे में 4 2 9 8। ठीक है, अब तुम लोग गुणा भाग हम ही से कराओगे, पता है। चलो और काटना अपन, और काट लो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नाम 18 और 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक, अब तो कटते नहीं है, अब तो गुणा करना ही पड़ेगा। गुणा करके 2149 का भाग लगाना है। चलो 11 का गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दी 33 और 2 35 की 5 3, 11 44 और 3 37 4 और 11 दूनी 22 और 4 22 4 26 1 जीरो।
इसमें भाग लगाना है 2149 का। लगाएंगे, तुम लगा लो, जल्दी बताओ। यदि तुम भाग लगाओगे तो 124 समथिंग कुछ आएगा, इसलिए हम 125 इसका सही आंसर मानेंगे। नहीं लगा पाओ तो हम लगा के बताएं। भाग भाई लगाना पड़ेगा, देखो सबसे खराब सवाल है जे, इसलिए ऐसे डाला था हमने कि तुम एक दर्शन करा दें भाई साहब कि सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है, कभी कभी हमारी किस्मत में ऐसे सवाल ही फंस सकते हैं। अब भाई साहब किस्मत वाली बात है, एग्जाम में हमारी किस्मत कैसी है, बढ़िया होगी तो अच्छे आ जाएंगे, भाई साहब किस्मत यही पे बदी हुई है तो ऐसी। तो सवाल में कुछ नहीं, साले दो ऐसे डिजिट जाए कि पूरे सवाल कैलकुलेशन में बुद्धि खराब कर दी। टायर 2 का ग्राफ, अच्छा ऐसी बात है, सही कह रहे यार, जब देख ही नहीं पाए हम। इसमें लिखा है ना यार, ऐसा ही देख लो भाई, ऐसा ही परीक्षा में आओ जो 2015 दिल्ली पुलिस ऐसा ही परीक्षा, SSC CAPF SI, अरे दोनों SI में है। और तेरी हो जाए SI 1 की प्राण ले ला इसने तो हमारा मतलब है कि इसके लिए भी तैयार रहो, कभी कभी सवाल में कैलकुलेशन आ जाती है, करना पड़ती है और कोई उपाय नहीं होता, इसलिए ग्राफ को देख लेना। इजी लग रहा हो जल्दी उड़ा देना, कठिन लगे जब आपका समय बचे तब करो, लेकिन पीईटी में 20 नंबर के हैं, करना ही करना है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। 20 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, 20 नंबर टोटल हार जीत का अंतर पैदा कर देंगे, ठीक है। CRPF में CGL जैसी मैथ आती है, ऐसी बात है तो ठीक, कोई बात नहीं, अपन CGL लेवल ही पढ़ रहे हैं, कमी नहीं है। तो कैलकुलेशन थी, मैंने बात ये बताओ तुम्हें एक एक बात समझ में आई क्या नहीं, जो हमने समझाना चाह रहे थे। देखो गुणा भाग आ गए, बात अलग है, लेकिन जो था वो तो आपको करना ही पड़ेगा लगभग, ठीक है। फिर अनुमान पता क्या होता है, ऐसे होता है जब हम सवाल करते, मान लो कि 2149 है, हमने और काट दी, 2050 बना के काट देते, पता इनको 50 बना देते, दो बार एक बार और काट देते तो 1000 के आसपास आ जाते। 1000 का भाग लगाना आसान होता है, ठीक है, नहीं तो फिर ज्यादा नहीं, हमने मान लिया कि 2 से काट दो, ये 1000 है, ये काट दिया, 11 गुणा कर दिया, ये होगा, देख लो ये देखो 23 है, अंदाज लगाओ ये कितने हैं, 23 हैं, ये कितने हैं, 2 हैं, 23 को 2 में भाग लगाओ कितने का आ जाए, सॉरी 26 में 2 को भाग कितने, 13 आ जाए, कितना आ जाए 13। ऐसी ही बात है, सीखो 2 को ये भाग लगा 13 आ जाए, 13 मतलब 1 2 13 तो हो नहीं सकता, कोई ऑप्शन में नहीं है, देखो मैं अधिकतम ऑप्शन 125 है तो 135 के आसपास हो नहीं सकता है, तो आंसर हम क्या लगा देते, अंदाजन में हम आंसर 150 ही कर दे लगाते बिना सॉल्व करे, हाँ 185% होगा, ऐसे अंदाज लगा लो करे। वैसे ही लगा पाओ 21 को भाग लगाओ 267 में, ऐसे भी देख सकते अपन, देखो कि 21 का भाग लगा दो, ठीक है, 2 6 7 5 में, इतने में ही काम चला सका तुम। 21 से कम 21, 5 बचे 7 हो गए, 21 दूनी 42, कितने बचे 5 बचे 1 बचे 55 हो गए। अब 21 छक्के 146, खूब लिख दो तुम तो ऐसे अंदाज देखो 26 आ रहा होगा नहीं आ रहा, ये 26 कौन के आसपास आ जाएगा, 25 के आसपास। तो ऐसे तरीका होते हैं कि जरूरी नहीं है जब तुम्हें अनुमानित में मान निकालना हो तुम ऐसे 2 का भाग चेक कर सकते हो, 21 का भाग एक अनुमानित जगह पहुंच जाते हैं, फिर आप ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन भी काफी डिस्टेंस में है, 125 के आसपास कोई नहीं है, यानी 1 2 भी हमारा आ गया, 12 पे भी हम पहुंच गए थे, तो देखो हमारा आंसर 125 पे टेक होता ना, 135 है ही नहीं, यहाँ 140 है, नीचे सब डले। इसलिए ये सब चीजें सीखो, कभी कभी अंदाज में ऐसे भी कर सकते हैं, और अनुमानित पूछा है लगभग में, ठीक है। बोलो अब तो सही है मामला, चले आ जाओ अगले टाइप पे आते हैं। अब हम लोग अगला टाइप पढ़ते हैं, टाइप नंबर 4। अब आ गया आपका कौन सा, स्तंभ आरेख आ गया। अब पाई चार्ट आपका समाप्त, अब हम लोगों को स्तंभ आरेख पढ़ना है।
ठीक है, आ जाओ टाइप नंबर 4। बोर्ड पर यदि चित्र ना बनाए तो चलेगा? जल्दी बताओ, हाँ बताओ जल्दी। यदि बोर्ड पर चित्र ना बनाए तो चलेगा क्या? बोलो बोलो। ठीक, रितेश कह रहा चलेगा, चलेगा बोलो। अब बस, अब सवाल हो ही गया। यदि चल गया तो समझो सवाल हो गया। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, आ जाओ तो फिर चलेगा। देखो कैसे चलाते अपन लोग, ध्यान से देखो। दंड आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, पहला सवाल है, ये आपका चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखो सवाल में। नीचे लिखे राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, और इधर लिखिए 10 लाख टनों में उपज, ये उपज दी है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि उक्त राज्यों में से गेहूं की सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन सा होगा। ध्यान से देखो, दो चीजें दी हैं, हर राज्य के गेहूं भी दिए हैं और चावल भी दिए हैं, हर राज्य के। अब तुम देख के जल्दी बताओ गेहूं कौन से राज्य में सबसे कम उपज वाला है। जल्दी से बताओ तुम लोग, देख के बता दो कि गेहूं कौन से राज्य में सबसे कम है। बताओ जल्दी, गेहूं कौन से राज्य में? मणि, वेरी गुड, पश्चिम बंगाल। रितेश परियार, पश्चिम बंगाल। रमन, निशा, मयंक पंथ, वेरी गुड, सबका सही है। चलो अब अच्छा लगा, चलो मामला डन। सबको दिख रहा है? सही है, बिल्कुल भी सही है। अगले सवाल पे जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, उक्त राज्यों में चावल का सबसे ज्यादा उपज वाला प्रदेश कौन सा है। देखो ध्यान से, ग्राफ को देखो और देखो चावल कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। देख लो जल्दी से। यूपी में? अच्छा, कैसी बात करता है पगले। यूपी में चावल हो रहा है लगभग 6 से 8 के बीच में। यूपी में चावल हो रहा है लगभग 6 से 8 के बीच में, लेकिन पश्चिम बंगाल में चावल हो रहा है पूरे पूरे 8। पश्चिम बंगाल चावल हो रहा है पूरे पूरे 8। तो बी कैन से द हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन स्टेट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, सही है, पश्चिम बंगाल। सोनिया यादव, अभय पस्तूर, निशा, सही। बस देख लो, देखने की बात है केवल। देखो देखो भाई, देखने की बात है, मामला डन है। आदर्श पंथी का सही है, निशा का सही है, सभी का सही है। पश्चिम बंगाल सुंदरम राजा, वैशाली साहू। चलो आ जाओ। तीसरा सवाल है, हरियाणा में चावल की उपज, हरियाणा में चावल की उपज सभी राज्यों में चावल की उपज का कितना भाग है। ठीक है, हरियाणा में चावल की उपज, ढूंढो भाई जल्दी, देख के बताओ अपना किताब में से कि हरियाणा में चावल की उपज कितनी है। थोड़ा ऊपर नीचे से लग रहा है। हरियाणा में चावल की उपज है 2। देख लो ध्यान से, हरियाणा में चावल की उपज है 2। हरियाणा में चावल की उपज है 2। ठीक है, और अब जल्दी देखो टोटल चावल की उपज कितनी है। टोटल चावल की उपज कितनी है, तो हमें देखने से लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चावल कितना हो रहा है? 6। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 6 हो गए, पश्चिम बंगाल में 8 थे। ठीक, और मध्य प्रदेश में 4 हो गए। ठीक है, महाराष्ट्र में भी 4 है और हरियाणा में 2 है, लिख ही चुके अपन। तो टोटल चावल कितना हो जाएगा? 6 4 10 18 तो 20 और 4 24। टोटल चावल है 24, हरियाणा का है 2। और हरियाणा का हमें बताना है कि हरियाणा का चावल का उपज सभी राज्यों में 24 है। सॉल्व कर दिया, 1/12 तुम्हारा आंसर। ठीक है, 1/12। अंकित तिवारी सही है, सोहित भी सही है, योगेश ग्वाला भी सही है, मामला एकदम सही है। चलो तो बस जिसका पूछा उसका निकाल दो। अगला सवाल है, उक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं की कुल उपज सबसे कम है। देखो भाई ध्यान से, कौन सा हमारा गरीब राज्य है जहां पे ना तो चावल हो रहा है ना गेहूं हो रहा है, सबसे कम है। जल्दी देखो भाई कहां पे है, जल्दी देखो कहां पर है, दिख जाए तो मुझे बताओ जरा। देखो देखो, महान है वो राष्ट्र
महाराष्ट्र। देखो पलक को मध्य प्रदेश दिखा रहा हो, बहन सुधर जाओ। सही है, महाराष्ट्र देख लो भाई, गेहूं भी कम है सबसे ज्यादा, सबसे कम, और चावल भी सबसे कम है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र, सॉरी सर महाराष्ट्र, चलो कोई बात नहीं, महाराष्ट्र सॉरी बोलो, तुमने महान राष्ट्र का अपमान कर दिया। चलो 5वां जाओ, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे ज्यादा उपज, उक्त राज्यों में गेहूं की सबसे ज्यादा उपज, ठीक है, कौन से राज्य में है? देख लो भाई, हमारे उत्तर प्रदेश वासी हैं सबसे ज्यादा रोटी खाते गेहूं की, ठीक है, खाते कि नहीं खाते? हाँ बिल्कुल साहब खाते। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया है, मजा आगा हुई है कि साहब हम तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे पेपर में ऐसे ही ऐसे सवाल आ जाएं। कहो सही कह रहे ना? वाह मजा आ जाएगा। काश ऐसा होता, जैसा हम चाहते वैसे ही होता, तो बस समझो फिर तो दुनिया में कहीं कुछ होता ही नहीं, दुनिया में कहीं कुछ नहीं होता, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग होता। बस हम सोचते, फिर लेटे सोचते बस कल पेपर में जाएंगे, हमारे अनुसार क्वेश्चन आएंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी। फिर हम सोचे नौकरी लगेगी थोड़ी लगेगी, बहुत ज़्यादा तनख्वाह होगी, 2-4 नौकर चाकर। अच्छा ये बताओ ऐसी ईमानदारी से, कभी कभी ऐसा मन में आता है, फीलिंग आती सबकी, क्या हम बात है, कभी सोचते तो हो यार क्या बढ़िया हमारी नौकरी लगे, गाड़ी हो, और पेपर तो तब चाहिए जब तो नॉमिनेशन कब मिलेगा। बहुत सोच कर बहुत सोचते हैं ऐसे नशा ऐसे आते हैं क्या एग्जाम में? बहन हमने अपने घर से थोड़ी बनाओ। देखो जो क्वेश्चन FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 में आया है, तो एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एक क्वेश्चन तो अदर लोग भी कर लेते, सो हम भी उसी लिस्ट के। हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही कहा। तो बस कमर कस लो, पेपर टफ आए और तुम पढ़ाई अच्छी करो, तभी अब उनको फायदा मिलेगा। सच्चाई यही है, किसी पेपर का पढ़ने वालों को तभी फायदा मिलता है जब वो पेपर टफ आए, ठीक है, नहीं तो गधा और घोड़ा सब एक लिस्ट में आ जाते हैं। तुम लोग इतनी मेहनत करो, और कई बेचारे बच्चे आपसे आंखें मीड़ा था बंसा पानी मारत, उनने भी कर दे, क्या बचा फिर अपन का पढ़ने का? नहीं, बात तो पेपर तो टफ ही आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो नतीजा आ जाओ। चलो जैसे हमारी इंग्लिश कमजोर थी, तो हम पता क्या सोचते, भगवान पेपर में इंग्लिश इतनी टफ आवे, इतनी टफ आवे, क्या बताएं कि हम तो वैसे नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया, तो मामला सही है। और फिर गणित भी इतनी टफ आवे कि बात तो हमें कर ही जाए, कोई बिल्कुल ना कर पावे। मतलब मामला यहीं पे आके रुकता था कि पेपर टफ आवे, सरल नहीं आना चाहिए। पता चले इंग्लिश सरल आ गई, हमें वैसे इंग्लिश नहीं आती, तो हम तो गए काम से, दूसरे ने पूरी पूरी कर दी, तो इसे टफ ही आ जाए तो वही तो रोए कम से कम, ठीक है। और मैथ अपन को अच्छी आई तो भी टफ आ जाए, तो कुल मिला के मामला यह था, मैथ तो आप 50/5, हाँ कई बार हमारे पेपर में 50 में 50 पूरे SSC में पूरे 100 में 100 सही भाई थे। एक कानून को पेपर दिया था, उसमें 50 आए थे, 50 में 50 सही थे। SSC मेंस में हमारे 100 में 100 क्वेश्चन सही थे मैथ के। भाई करे हमने बैठ गए आराम से हमने कि इंग्लिश कमजोर है, क्या करे जाए, कर दो पूरे। बस वही मैथ हमें सिलेक्शन दिला गई थी, और इंग्लिश में ग्रामर कर दी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर दिए, एक्टिव पैसेज कर दिए। मतलब इतनी आती थी इंग्लिश कि अपना लगभग 50% पेपर SSC का हो जाता था। बका जो बुकी आता था वहाँ में दिमाग खराब हो जाता था, एक शब्द के कई आंसर होते थे। वोकैबुलरी जो आती है SSC में आधी लगभग ग्रामर आती है, तो ग्रामर कर देते थे, आधी हम छोड़ ही देते थे, बाहर में जाए काम खराब करो। हमारी इंग्लिश अच्छी है, हाँ तुम्हारी तो दिख रही है वैसाली करी, हमारी अंग्रेजी अच्छी है। आइए का देना तुमने इंग्लिश में लेक्चर दो हम एक पैराग्राफ पढ़ के सुना दिए हमारा जाए तो पति पता पड़ जाए। ये मड़ा मड़ी कक्षा 1-2 के अक्षर में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के क्या समझ जाते, हमारी इंग्लिश अच्छी है, जितनी तुमन की अंग्रेजी अच्छी है उतनी तो हमारी कक्षा 1 में हो गई थी हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े। आ जाओ अब बात में बहुत हो गई, सवाल नंबर 6 से 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित ग्राफ को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें।
एक हाई स्कूल में परीक्षा परिणाम परसेंटेज में दिया है, सफलता पर विचार किया जा रहा है। अच्छा, कि सफल किया जाए कि नहीं किया जाए। सफलता पर विचार किया जा रहा है, पैमाना है 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक ठीक, क्या मतलब है 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। कहो परीक्षा को परिणाम सेंटीमीटर में कब से आने लगे। अरे क्या लफड़ा है भाई साहब, कुछ ही हो सकता है, मोदी सरकार है, ठीक है। ले भाई, अभी तो 9-10 के आधार पर परीक्षा का परिणाम आता था, अब तो भाई साहब सेंटीमीटर के आधार पे आएगा। जो जितना लंबा होगा उसको उतने अच्छे परसेंट दिए जाएंगे। कहीं 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। तुम लोगों को कोई बात समझ में आ रही? हमें तो समझ में नहीं आ रही। चलो, वही तो मतलब ही नहीं है यार। वैसारी बताओ, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी में समझ में नहीं आ रही, तुम इंग्लिश में समझाओ इसको, मामला सही है कि नहीं। सुंदरम राजा तो हंस रहा है, राजा हंसे से काम ना चलेगा, बताना पड़ेगा भाई कि परीक्षा का परिणाम सेंटीमीटर में कैसे आएगा। लंबाई होती तब भी मान लेते। ये लाइन लगता है कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट हो गई है तुम जैसी। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब नीचे आते हैं, चित्र को ध्यान से देखो। एक तरफ लिखा है वार्षिक परीक्षा का परिणाम परसेंटेज में दिया है, नीचे उनकी कक्षाएं दी हैं। तो लिखा है कक्षाओं के किस युग में लड़कों और लड़कियों का परिणाम व्युत्क्रमानुपात में है। जानते हो व्युत्क्रमानुपात? उल्टा उल्टा कहलाता है, उल्टा। तो जल्दी देखो कौन सा है कि जैसे इनका मतलब ये है कि किसी कक्षा में यदि लड़कों का परसेंटेज 50 है तो दूसरी कक्षा में लड़कियों का परसेंटेज 50 होना चाहिए। इनको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो ढूंढो जल्दी, कक्षाओं के किस युग में लड़कों और लड़कियों के परिणाम व्युत्क्रमानुपात हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे। व्हाइट वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन ढूंढो जल्दी, बराबर कहां है। व्हाइट वाली लाइन, वाली लाइन, जल्दी रो, बराबर कहां पे है? ये देख लो तुम तो, व्हाइट वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन बराबर कहां है? देखो हम तो बताएं, कक्षा 6 में लड़के 90% पास हुए और कक्षा 9 में लड़कियां 90% पास हुई। देख लो ध्यान से, क्योंकि एक में कितनी बात ना करता हूं ना। काय में फर्स्ट वाला तो गलत है। देखो 5 में लड़कियां तुम्हारी 70% और 10 में लड़की। फिर देख ली इन्होंने, करे कैसे मारी हो। हमें देखना है कि किसी कक्षा के लड़कों का परसेंटेज किसी दूसरी कक्षा के लड़कियों के परसेंटेज के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो दूसरा ऑप्शन है कक्षा 6। कक्षा 6 में लड़कियां 80% पास हुई और कक्षा 9 में, मतलब कक्षा 6 में लड़के 80 का 90 ना। हाँ, कक्षा 6 में लड़के 90% हैं और कक्षा 9 में लड़कियां 90% है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, कक्षा 6 और कक्षा 9। कक्षा 6 और कक्षा 9 सही है। योगेश ग्वाला का सही है, पलक का सही है, अंकित तिवारी का सही है, सुंदरम राजा का सही है। ठीक है, डन। सबको दिख रहा है कि ग्राफ बना के बताएं। देखो भाई ध्यान से देखो, व्हाइट वाली लाइन लड़कों की है, ब्लैक वाली लाइन लड़कियों की है। व्युत्क्रमानुपाती उल्टे होते हैं। किसी एक कक्षा में जितने परसेंट लड़कों के हैं, किसी दूसरी कक्षा में उतने ही परसेंट लड़कियों के आ जाएं। ठीक है, नहीं दिख रहा सर? देखो रुचि ध्यान से देखो, कहा नहीं दिख रहा? बोर्ड नहीं दिख रहा कि सवाल नहीं दिख रहा? जैसे हमने देखा कक्षा 6 पे, देखो ध्यान से हमारी बात सुनना। कक्षा 6 में जो व्हाइट वाली लाइन है या जो खाली वाली लाइन है, ऊपर लिखा है कि व्हाइट वाली लाइन लड़कों के लिए है और ब्लैक वाली लाइन लड़कियों के लिए है। देखो इसमें ऐसा लिखा है ऊपर कि जो व्हाइट वाली लाइन है वो लड़कों के लिए है और ब्लैक वाली लाइन लड़कियों के लिए है। तो कक्षा 6 में हमने लड़कों की लाइन की तरफ देखा तो 90 के बराबर है, मतलब कक्षा 6 में लड़के 90% हैं। फिर हमने कक्षा 9 देखा तो उसमें काली वाली लाइन 90 के बराबर है। ठीक है, काली वाली लाइन 90 के बराबर है। इसका स्क्रीन नहीं दिख रही,
मोबाइल में, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी बात सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? मेरी बात सुनाई तो दे रही? बस वहीं सुन लो। हाँ बस। तो अब सुनो, अपनी मतलब पेपर में देख लो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। सुबह से हमारा नेट नहीं चल रहा था, जो 2-4 बूंदें क्या गिर जाती हैं, सारा मामला खराब हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं। हाँ देखो वैशाली समझ गई। देखा, इंग्लिश अच्छी होने का ये फायदा होता है, तुरंत बात समझ में आ जाती है। ठीक है, चलो छठवां डन। रुचि बताओ बहन, छठवां क्लियर हो गया? अब देख लो ध्यान से। उल्टे मतलब होते हैं कि तुम्हें अपने ग्राफ में क्या देखना है कि सफेद वाली लाइन और काली वाली लाइन दो अलग अलग कक्षाओं में कहां बराबर है, बस इतना देखना है। ठीक है, चलो सही। साथ में भी आते हैं, किस कक्षा में अनुत्तीर्ण लड़के न्यूनतम या शून्य हैं? लड़के मतलब वाइट वाली लाइन, लड़के मतलब वाइट वाली लाइन। और देखो, लड़का कम से कम फेल या बिल्कुल फेल नहीं है, मतलब सब पास माने जाए। जब सभी लड़के पास होंगे तभी तो कहेंगे बिल्कुल फेल नहीं भाई। तो देखो यहां पर उत्तीर्ण का परसेंटेज दिया है, तो देखो लड़का कक्षा 8 में पूरे 100% पास हैं, मतलब बिल्कुल फेल नहीं है। तो आंसर आ जाएगा उसका कक्षा 8 7 का 3 ऑप्शन आएगा, 7 का थर्ड आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चा पार्टी, उन्होंने कहा है किस कक्षा में अनुत्तीर्ण लड़के न्यूनतम हैं। अनुत्तीर्ण लड़के मतलब फेल हुए भाई कम से कम है या बोले 0 हो। तो बताओ किसी क्लास में यदि 100% लड़का पास हो गए तो फेल कितने को है? 0 नहीं को आ जाता। तो कक्षा 7 में लड़कों का ग्राफ देखो पूरा सीधा जाके 100 पे टकराया। देखो 100 के सामने है। कक्षा 7 में आठ में कक्षा 8 में लड़कों का ग्राफ पूरा ऊपर 100 तक गया है। मतलब कक्षा 8 में पूरे लड़का 100% पास हुए तो फेल कितने हुए? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 का 3 हो जाएगा। डन। 8 अब सही है मामला। ठीक है, अब मामला सही है। सबको दिख रहा है नहीं दिख रहा? भाई ग्राफ तो तुम्हें देखना पड़ेगा। आ जाओ, सवाल नंबर 8, स्कूल के कुल विद्यार्थियों में से किस कक्षा में लड़कियों का परिणाम लड़कों के औसत परिणाम से अधिक है? तो हमें निकालना पड़ेगा लड़कों का औसत परिणाम। क्या निकालना पड़ेगा? लड़कों का औसत परिणाम, क्योंकि तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। हमें लड़कों का औसत परिणाम निकाल दे। कैसे निकालते औसत परिणाम? सुनो ध्यान से। 5 क्लासों के लड़कों का परसेंटेज लेके उसमें 5 का भाग लगा दो, तो लड़कों का औसत परिणाम। सवाल नंबर 8, लड़कों का औसत परिणाम। ध्यान से देखना चित्र में। तो साहब कक्षा 5 में लड़के पास हुए 90, कक्षा 6 में लड़के पास हुए 90, कक्षा 7 में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार लड़का 100% पास, ये सुधरे बच्चा है। ठीक है, कक्षा 9 में लड़के पास हुए 80 और कक्षा 10 में लड़के पास हुए 80 और औसत मतलब 5 का भाग लगा दो तो इनका औसत आ जाता है। जितने अपन ने पढ़े औसत, टोटल में जितने भाग हैं, जितने सेक्शन हैं, इनका भाग लगा दो। तो साहब 80 80 160 मरी सुंगरिया छोटे में करते हुए निकल। ठीक है, का कैसी बातें कर रहे हैं? मोड़ा मोड़ी तो सही कह रहे यार। कक्षा 7 में मोड़ा मोड़ी 50% पास हैं। अरे कक्षा ही भूल गए हम। बारे वाह हम। ठीक है, एक कक्षा ही भूल गए। ओ 6 कक्षा हैं, 6 कक्षा हैं। सॉरी फॉर कक्षा। हाँ सही है, कक्षा 6। अब जोड़ लो भाई जल्दी, अब जोड़ो। तो 80 80 160, 90 90 180, 80 80 160 और 100 50 150, ऐसे टोटल लग जाएगा 0। 6 5 11 19, 490 हो गए। 490 में 6 का लगाएंगे भाग, मार का कह रहा हम नहीं लगाएंगे, रख दो इसको। तो क्या दशमलव में सवाल नहीं होता है? 6 8 48 कितने बचे? 1, 6 एकम 6 बहुत है। 81% औसत आ गया। कह रहे कर रहे
क्यों किस ग्वाला कह रहे 98% बॉयज। भाई तुम लोगों के दिमाग तो हमारे भेजा से परे हो गया, ठीक है। आ जाओ, लड़कों का औसत आ गया 81 पर। आप सवाल पढ़ो, स्कूल में कुल विद्यार्थियों में से किस कक्षा में लड़कियों का परिणाम लड़कों के औसत परिणाम से अधिक है? तो लड़कों का औसत 81 आ गया। अब पूरी क्लास में देख के बताओ कौन सी क्लास में लड़कियां 81% से ज्यादा नंबर लाइन, जल्दी ढूंढ के बताओ। ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें लड़कियां, ये काली कलूटी दिख रही, ये काली कलूटी लाइनें लड़कियों की हैं, ठीक है। भाई ऐसे ही होती हैं, पोत पात के आदि सो अच्छी लगती, ठीक है। देखो ध्यान से, कौन सी कक्षा में लड़कियों का परिणाम, तो जो काली काली लाइन है वो लड़कियों के लिए, जल्दी ढूंढ के बताओ किस लाइन में 81% ज्यादा, कौन सी कक्षा में लड़कियां 81% ज्यादा हैं? तो वो कक्षा 9 है, वो कक्षा 9 है, देख लो ध्यान से। हाँ मणि सही है, 8 में देख लो, कक्षा 8 में क्या है, लड़कियां 70% पास हुई। लड़कियां गोरी होती, ओ वैशाली कह रही लड़कियां गोरी होती, भाई होती होंगी, हमें पता नहीं है, हमें तो सवाल में काली कलूटी दिखाई दे रही हैं। हम सवाल की बात कर रहे, वास्तविक दुनिया से मुझे कुछ पता नहीं है क्या है, हम तो मैथ के आदमी हैं। माना कि लड़कियां काली हैं, हमारे सवाल में तो काली हैं, बस हमारा पूरा सिस्टम माना पे चलता है, ठीक है। नहीं सर, यू आर राइट। चलो यार, कोई तो हमारे संग है। चलो सवाल आ गया बच्चा, बड़ी समझ में, बोलो सवाल क्लियर है। आ जाओ सवाल नंबर 9 पे। ना भाई, लड़कियां गोरी होती, बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, ठीक है। यदि गोरी ना होती, ठीक है, एक व्यक्ति ने बताया था GGIC का फुल फॉर्म, ठीक है। हम तो बोले सर GGIC का फुल फॉर्म बता, तो हम तो सीधे साधे भाई साहब, हमने बता दिया कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। ना साहब, गोरी गोरी इंडियन छोरी। तो भाई ऐसे ऐसे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि गोरी गोरी होती हैं, लेकिन सवाल काली कलूटी बता रहा, तो हम क्या करें, हम क्या करें। आ जाओ, हाँ सस के ठसका ना लग जाए तो मन गिलाएं, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखो, किस कक्षा में लड़कों का परिणाम लड़कियों की समग्र औसत परिणाम से कम है? लो अब लड़कियों को निकालने हैं। आ जाओ, अब काली काली लाइनें ढूंढो कहाँ हैं, सब काली काली लाइनों को जोड़ो, उनका औसत निकालो, ठीक है। कक्षा 6 में, कक्षा 5 में लड़कियां 70 हैं, कक्षा 6 में 80 हैं, कक्षा 9 में, अरे 8 में चलो पहले, फिर 70 हैं, और फिर देखो लड़कन ने 100 पे बाजी मार दी, लड़कियां क्या कर रही, 70 80 70 70, इनका तो एक ही टारगेट है फिक्स 70। फिर मामला 90 तक गया है, एक बार हिम्मत जुटा ली है, लौट के फिर गाड़ी 70 पे, ठीक है। सेक्शन है 6, कक्षाएं 6, 7 दूनी 14, 7 3 7 चौके 28, 280 तो यही हो गए, और 100 जोड़ दो तो 380 हो गए, और 380 में 70 जोड़ दो 450 से हो गए, 450 हो गए भाई। तो 6 का लगाओ प्रेम से भाग, 6 7 42, बचे 3, अरे वाह 6 5 30, पूरे पूरे कट गए 75%। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल का कहना है कि किस कक्षा में लड़कों का परिणाम लड़कियों के समग्र औसत परिणाम से कम है? देखो साहब, कौन सी ऐसी क्लास है जी के बच्चा लड़का इतने गधा हैं कि उनके नंबर 75% से कम आए हुए हैं। अब देखो गोरी गोरी लाइन है, कौन सी क्लास में, ये है 7 वाले गधे हैं, इनके 50% आए हैं, तो इसका आंसर आएगा 5 6 7। कक्षा 7 के ऐसे लड़के हैं जिनके नंबर लड़कियों के टोटल औसत नंबर से भी कम हैं। जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही बच्चा, बाड़ी नहीं आ रही, ठीक है। आ जाओ, सवाल नंबर 10, किस कक्षा में लड़कियों और लड़कों के परिणाम के बीच अंतर अधिकतम है? कक्षा ढूंढो, ऐसी कौन सी क्लास है लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस ज्यादा है? कौन सी है? एक तो 8 लग रही, 8 में 70 है और 100 है, जो ही लग रहा ज्यादा, कक्षा 8 होना चाहिए,
कक्षा 8 के बच्चों में लड़कियों और लड़कों, बस अंतर यहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है, यहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बच्चे समझदार हुए, अभी तो पढ़ाई शुरू होनी है। रमन 7 कहां से, देखो ध्यान से, 7 में तो कम है, 7 में तो है 50 और 70 20 का डिफरेंस, ठीक है। 8 में देखो, 8 में कक्षा 8 में है 70 और 100 30 का डिफरेंस है। तो सबसे अधिक डिफरेंस कक्षा, अच्छा 9 का आंसर है, अच्छा 9 का आंसर, ठीक ठीक, देर हो गई। चलो तो आज मामला यहीं तक रहने दें, लगता है 1-2 दिन और ग्राफ चलेगा। अब 2 दिन मान लो अपन को, कल लो परसों अपना ग्राफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से देखो। अब ये बताओ, सवाल तो समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, बताओ जल्दी बताओ, सवाल तो समझ में आ रहे हैं। अब इन सवाल को लगाने के बाद तुम लोगों के पास जौन सी भी किताब होए, जिस भी राइटर की होए, जैसे भी हो, और सवाल की प्रैक्टिस कर लेना। सवाल सब ऐसे ही होना है, पूरे आ रहे सर, बहुत बढ़िया। GIC का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा क्या है, तुम्हारा नेटवर्क चलेगा जी? हाँ। अच्छा GIC का पूछ रहा है, एक मिनट कहाँ गया बच्चा? हाँ GIC का पूछ रहा है। अच्छा वो आज सोच के बताएंगे, उसी से पूछेंगे जिस महान ने हमें GIC बताया था। इसमें नेट कम लगता है, हाँ इसमें कम लगता है नेट, इसमें बहुत कम नेट लगता है। चलें, ओके बाय बाय, नाइस टू मीट यू, मिलते हैं कल। पहली बार खतरनाक है, कट जा क्लास।